लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है वो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। अब हम थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पर हमारा है जो है वो है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और वस्तुएं भी, उस समय की जो सामग्री है वो भी हमको प्राप्त हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है। इस समय वहाँ की राजनीतिक आर्थिक दशा, उनका धर्म और संस्कृति, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वैदिक काल को हम सबसे पहले देखते हैं। वैदिक काल में के संबंध में जानने के जो मुख्य स्रोत है वो वैदिक साहित्य ही है। वेद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद श्रुत परंपरा से आगे बढ़े। श्रुत परंपरा मतलब एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के द्वारा उन चीजों को याद कराया गया या कंठस्थ सुनाया गया और फिर उसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर किया गया। इसलिए वेद जो है वो श्रुत परंपरा से आगे बढ़े हैं। इनका लिखित रूप जो था वो उसके बाद में किया गया है। सिर्फ इसको कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर किया गया और बाद में जब आवश्यकता हुई तब इसको लिखित रूप दिया गया था। वेदों का अपौरुष भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की जो रचना है वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, इसलिए इसे अपौरुष कहा गया है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य होता है कि वैदिक संहिताओं और वेदों से निस्तृत और उससे संबद्ध साहित्य। वैदिक साहित्य वह साहित्य है जो वेदों से निकला हुआ है और उससे संबंधित साहित्य है। वैदिक साहित्य को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या 4 भागों में हमने वैदिक साहित्य को विभाजित किया है। तो पहले हम देखते हैं वेद। मूलतः वेद 4 हैं जो आर्यों के प्रवृत्त ग्रंथ हैं। आर्यों को भारत का सबसे प्राचीन निवासी माना गया है, तो उनके द्वारा जो रचित वेद है वे 4 हैं। इन्हें संहिताएं भी कहा जाता है, जो इस प्रकार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका सहयोगी साहित्य भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। न सिर्फ ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बल्कि इसके साथ साथ भी और साहित्य भी उस काल में लिखा गया था, तो वो साहित्य भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत माना गया है। इनका अगर हम देखें तो संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले हम जो पहला वेद है वो है ऋग्वेद, इसके बारे में जानेंगे। इसे सबसे प्राचीन वेद भी कहा गया है। इसे सबसे अधिक पवित्र तथा प्राचीन ग्रंथ माना गया है। पतंजलि के अनुसार इसकी 21 शाखाएं थी। जो ऋग्वेद है ये 21 शाखाओं में विभाजित था, परंतु वर्तमान में इसकी एक ही शाखा जो कि शौनक संहिता के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। ऋग्वेद का संगठन 2 प्रकार से किया गया है, एक है अष्टक क्रम में और दूसरा है मंडल क्रम में। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद को सूक्त 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अष्टक के अंतर्गत 8-8 अध्याय हैं। ये अध्याय 2006 वर्गों में विभक्त हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 मंत्र हैं। मंडल क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें 85 अनुवादक तथा 10,589 मंत्र हैं। इसका रचना काल जो माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व माना गया है। लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व वेदों की रचना की गई थी या ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसमें आर्यों के धर्म, दार्शनिक चिंतन, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और उनका धार्मिक जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ जो है वो वैदिक साहित्य का ऋग्वेद है। फिर दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का महत्व जो है वो यज्ञ और कर्मकांडों के लिए अधिक है। इसके अंतर्गत उस समय जो धर्म के बारे में अनुष्ठान वगैरह, यज्ञ हवन आदि किए जाते थे, उसकी जानकारी हमको यजुर्वेद में प्राप्त होती है। यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों का संकलन है और इसके साथ ही कृष्ण यजुर्वेद में इनका विनियोग बताया गया है। उनको इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है। तीसरा है सामवेद।
सामवेद के मंत्रों का संकलन जो है वो यज्ञों के अवसर पर मंत्रों का गान करने के लिए हुआ था। एक तरह से ये कविता के रूप में है। तो सामवेद जो है वो कविता के रूप में या काव्य रूप में ही है। तो सामवेद का अर्थ है संगीत। इसके दो भाग हैं, पूर्ववाचिक और उत्तरवाचिक। पूर्ववाचिक मतलब पहला और उत्तरवाचिक मतलब बाद का। संपूर्ण सामवेद में 1549 मंत्र हैं। तीसरा जो वेद था हमारा सामवेद, और चौथा है, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद और चौथा हो गया आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे अंतिम वेद है वैदिक संहिता के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं जो इसके साथ ही वैदिक साहित्य के साथ साथ जो साहित्य लिखा गया वो था ब्राह्मण ग्रंथ। 4 वेदों के अलावा जो साहित्य लिखा गया उसमें सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य की रचना वेदों का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट करने के लिए हुई थी। क्यों? क्योंकि जो वैदिक साहित्य लिखा गया था वो उसकी भाषा क्लिष्ट थी, कठिन थी, तो उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए इसकी भाषा को सरल रूप में जो है ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया था। यह वैदिक धर्म आदि के स्रोत माने जाते हैं। अब तक उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुख इस प्रकार से, जो हमारे समक्ष अभी तक उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि वैदिक साहित्य के साथ साथ ही लिखे गए थे, और इन ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक साहित्य को सरल रूप प्रदान किया गया ताकि आमजन उसको समझ सके। चौथा है अरण्यक। हम शब्द से ही समझते हैं, अरण्यक का अर्थ होता है वन। तो वे ग्रंथ, जिन ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों के द्वारा वनों में की गई थी, अरण्य में की गई थी, उन्हें अरण्यक के नाम से जाना जाता है। प्रमुख अरण्यक जो ग्रंथ है वो है ऐत्रेय अरण्यक, चांखायन अरण्यक, फिर बृहदारण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक और मैत्रायणी अरण्यक। तो इस प्रकार से हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखे, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक देखे, फिर हम आगे देखते हैं उपनिषद। वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की भी रचना की गई। उपनिषद वैदिक साहित्य में आध्यात्म और आत्मचिंतन को प्रतिष्ठित करने के लिए जाने जाते हैं। ये उपनिषद जो थे, इन उपनिषदों के अंतर्गत व्यक्ति का जो चिंतन है वो आध्यात्मिक चिंतन के बारे में व्याख्या की गई है। इनके पहले यज्ञों और कर्मकांडों ने वैदिक धर्म को बहुत अधिक पाखंडी सा बना दिया गया था, है ना। जब तक उपनिषद नहीं लिखे गए थे तब तक जो कर्मकांड और यज्ञ वगैरह होते थे उसके अंतर्गत व्यक्ति जो था वो बहुत अधिक एक हद तक जो है पाखंडी सा हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा धर्म कर्मकांड में लग गया था। उपनिषदों ने वैदिक धर्म को पुनः आत्मचिंतन से जोड़ दिया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उपनिषदों के द्वारा धर्म की पुनः व्याख्या की गई थी और उसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास उपनिषदों ने किया था। उपनिषद वह ज्ञान है जो गुरु अथवा आत्मा के समीप बैठ करके प्राप्त किया जाता है। उपनिषदों में उस ज्ञान के बारे में बताया गया है जो हम अपने गुरु के समक्ष बैठ करके प्राप्त करते हैं। इनमें ब्रह्म, जीव, प्रकृति, सृष्टि, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का चिंतन प्राप्त होता है। वर्तमान में 13 उपनिषदों को महत्वपूर्ण माना गया है। जो हमारे समक्ष उपनिषद साहित्य उपलब्ध है उसमें से 13 उपनिषद साहित्य जो है वो प्रमुख माने गए हैं। इसमें ऐत्रेय, कौशिकी, बृहदारण्यक उपनिषद, फिर ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेत श्वेतावर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केल उपनिषद और मुंडक उपनिषद आदि हैं। तो ये जो है 5वां हमने देखा उपनिषदों के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो आर्यों का राजनीतिक संगठन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यन था, वो किस प्रकार से था, उस समय की व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन के बारे में हम देखते हैं कि राजत कारम युद्ध में हुआ, यानी जो राजा एक होता था उसकी शुरुआत जो हुई वो युद्ध से हुई, ऐसा साक्ष्य वेदों में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि देव और असुर लड़ते थे, देवों को असुरों ने हरा दिया। ऐसा एक बार माना गया है कि देव और असुरों की जो लड़ाई होती थी उस लड़ाई के अंतर्गत एक बार देवों ने असुरों को हरा दिया। देवों ने अपनी हार के कारणों का विश्लेषण किया तो उनको ये ज्ञात हुआ या पता चला कि देवों का कोई राजा नहीं है, यानी उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, इसलिए देव पराजित हो गए थे। फिर
सभी जो थे वो इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने राजा नियुक्त कर लिया, यानी उनका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति उनके द्वारा नियुक्त किया गया। राजा की उत्पत्ति का यह सिद्धांत वैदिक काल में प्रचलित था। वास्तव में आर्यों का जीवन कबीलाई था, यानी कबीले के रूप में आर्य जो थे अपना जीवन व्यतीत करते थे। और यहाँ पर बताया गया कि राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। राजनीतिक दृष्टि से वे जनों में संगठित थे। ये कबीले जो थे उनको अगर हम देखें तो ये शुरुआत में जो है वो जनों में संगठित थे, छोटे छोटे थे। जन का संगठन एक बड़े परिवार के समान था। अगर हम जन को पहचाने या जन के बारे में समझना चाहें तो जन एक बड़े परिवार के समान होता था, जिसमें एक समान विचार के लोग रहते थे। उसके सब व्यक्ति एक आदि पुरुष की संतान है और एक ही परिवार के अंग है। जिस प्रकार एक परिवार में सबसे वृद्ध व्यक्ति शासन करता है, उसी प्रकार जन रूपी बड़े परिवार में भी एक पिता या मुखिया का शासन होता था। तो हम परिवार से इसकी तुलना करें कि जन जो होता था, जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, उसी प्रकार से जन का एक सर्व प्रमुख व्यक्ति भी होता था, जो कि उस परिवार का या उस जन का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था। इसी को या इस मुखिया को राजा कहते थे और इसकी नियुक्ति परंपरागत प्रथा के अनुसार या निर्वाचन के द्वारा होती थी। एक जन की समूची जनता विश कहलाती। जितनी भी जनता होती थी उसके लिए जनता के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, विश। जन या विश का एक ही राजा होता था। जन और विश दोनों का राजा एक ही होता था। राजनीतिक रूप से संगठित विश राष्ट्र कहलाता था। यानी ये राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो ये सब किसी भी बात के ऊपर जब एकत्रित होते तो वो एक राष्ट्र के समान कार्य करते थे। प्रत्येक जन की संपूर्ण जनता राजा का वर्ण करती थी। जो भी राजा या जो मुखिया बनाया जाता था, सभी लोग उसका आदर सम्मान करते थे, सभी उसको मान्य करते थे। यह समझा जाता था कि जिसके अनुसार राजा का यह उत्तरदायित्व लेता है कि वह अपनी प्रजा की सब बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करेगा। यानी राजा का यह कर्तव्य होता था कि वो अपनी संपूर्ण प्रजा की बाह्य और आंतरिक शक्तियों से या शत्रुओं से उनकी रक्षा करेगा। अब सबसे प्रमुख था राजनीतिक संगठन के अंतर्गत कि राजा की नियुक्ति कैसे होती थी या राजा का चुनाव कैसे होता था। वैदिक काल में राजा को देवीय अधिकार नहीं दिए गए थे। ये सब बाद में हुआ कि राजा को ईश्वर का अवतार माना गया था, और वैदिक काल के अंतर्गत राजा को ईश्वरीय अधिकार या देवी अधिकार नहीं थे। वह स्पष्टतः प्रजा द्वारा वर्ण किया गया माना गया है। उसका जो चुनाव किया जाता था वो प्रजा या जनता के द्वारा किया जाता था तथा उसका कार्य शासन चलाना मात्र था। सिर्फ वो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का संचालन या उस व्यवस्था का नेतृत्व राजा के द्वारा किया जाता था। वर्ण करने का कार्य विश्व के जिन प्रमुख व्यक्तियों के सुपुर्द था उन्हें राजकृत कहते थे। अब राजा की सहायता करने के लिए वे कुछ लोग नियुक्त किए जाते थे जिनको कि राजकृत के नाम से जाना जाता था। ये राजकृत स्वयं भी राजा कहलाते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं इनको कि ये एक उप राजा के समान होते थे, और राजा के पद पर चुना गया व्यक्ति इन राजन या राजकृत का मुखिया मात्र माना जाता था। तो ये जो राजा होता था वो राजकृत लोगों का मुखिया होता था। इन राजकृत लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में रत्नियों का उल्लेख आता है जो राज्याभिषेक के समय राजा से हवि ग्रहण करते थे। उनके अलावा पुरोहित, सेनापति, ग्रामीणी और अन्य कर्मचारी भी थे जो राजा नोराजकृत के अंतर्गत आते थे। यानी जो राजा के सम्मुख रहने वाले व्यक्ति होते थे वो सभी इसमें आते थे। सूत्र, ग्रामीणी, रथकार आदि भी राजा के अभिषेक के समय उपस्थित होते थे। जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो राजा के राज्याभिषेक के समय उपस्थित होते थे। भविष्य में मणि या रत्न देने वाले राजकृत रनी कहे गए। बाद में जब ये परंपरा आगे बढ़ी तो जो रत्न देने वाले व्यक्ति थे या मणि रत्न वगैरह का व्यापार करते थे, ऐसे व्यक्तियों को राजकृत या रनी कहा गया। राजा सर्वप्रथम प्रजा के प्रतिनिधित्व स्वरूप इन रत्नियों की पूजा राजस्व यज्ञ करवाकर करता था। राजा जो होता था वो एक राजस्व यज्ञ करता था और राजस्व यज्ञ के अंतर्गत वो इन रत्नियों का पूजन करता था। राजा के अभिषेक के लिए पवित्र जलों का संग्रह किया जाता था। जो पवित्र नदियां होती थी उन पवित्र नदियों के जल को एकत्रित किया जाता था, जैसे गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट नदियों के अतिरिक्त जहाँ का वो राजा होता था उस भूमि के एक शुद्ध जल का जलाशय का जो है जल लेने से वह संपूर्ण
संग्रह पूर्ण होता था। तो प्रमुख नदियों का जल और जिस क्षेत्र का वो राजा होता था उसकी प्रमुख नदी का जलाशय का या नदी का जल लेकर के और उसका राजस्व किया जाता था। इस संग्रहित जल से राज्याभिषेक होता था। उसके बाद राजा प्रतिज्ञा करता था कि यदि वे प्रजा का द्रोह करूं तो अपने जीवन सुकृति संतान सबसे वंचित किया जाऊं। यानी उसको ये भी प्रण लेना पड़ता था कि अगर वो अपने राजकीय कार्य में या अपने नेतृत्व में किसी प्रकार की कमी रखता है तो उसको एक प्रकार से जो भी यश या जो भी कीर्ति उसके समक्ष है वो उसकी सब समाप्त हो जाए। राजा की पीठ पर दंड से हल्की चोट की जाती थी। ये एक तरह का एक संकेत होता था कि राजा जो है वो न्याय से बड़ा नहीं है, इसलिए उसको दंड से चोट दी जाती थी। इसका यह था कि राजा दंड के ऊपर नहीं है। इस तरह राजा के ऊपर एक उत्तरदायित्व डाला जाता था, यानी उसको प्रभार दिया जाता था जिसकी वो जब प्रजा का नेतृत्व कर रहा है तो वो प्रजा के लिए हर प्रकार का न्याय उचित करेगा और अगर कहीं पर उससे गलती होती है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अब राजा की सहायता के लिए उसके सहयोगी थे। राजा अपने सारे कार्य जो अकेले करता हो ऐसी बात नहीं थी। उसकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण आदि होते थे तथा विदश, सभा, समिति द्वारा राजा पर नियंत्रण भी रखा जाता। कुछ संस्थाएं थी जिन संस्थाओं के द्वारा राजा के कार्यों के ऊपर नियंत्रण भी रखा जाता था, जिनमें एक विदश होती थी, सभा होती थी, समिति होती थी। उसकी सहायता के लिए गुप्तचर भी होते थे। फिर वह राजदूत भी नियुक्त करता था। वंशानुगत राज्याधिकार तभी वैध समझा जाता था जब प्रजा उसका समर्थन करती, यानी राजा का लड़का ही राजा होगा ये तभी संभव था जब प्रजा उसको स्वीकार करे। अगर बिना प्रजा की अनुमति के कोई भी राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता। अगर वो योग्य होता था तो जनता उसका वरण करती थी। इस अवधि में पुरोहितों का सम्मान बढ़ने लगा और भविष्य में इसी वर्ग से राजमंत्री पद का विकास हुआ। जो राजा की सहायता के लिए मंत्री थे वो सब पुरोहित वर्ग से ही आते थे। पुरोहित राजा के राजनीतिक विषयों पर परामर्श देते थे और उसकी विजय कुशलता दीर्घायु के लिए प्रार्थना भी करते थे। वे पुरोहितों के अलावा राज्य मंत्री, मुख्य सलाहकार, पथ प्रदर्शक और योद्धा का कार्य करते। यानी ये जो पुरोहित होते थे न सिर्फ राजा को सहायता करते थे, उसका परामर्श देते थे, बल्कि युद्ध के मैदान में भी वो उनके साथ होते थे। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान आता था। ये सेना का प्रधान होते थे और युद्ध में सेना का संचालन जो सेनापति या सेनानी के द्वारा ही किया जाता था। इसके पश्चात राजा के सहायता के लिए एक समिति होती थी। राजा जो होता था वो पूर्णतः स्वच्छंद नहीं था, यानी उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। उसमें से एक व्यवस्था थी समिति। ऋग्वैदिक युग में राजा के कार्यों और अधिकारों को निरंकुशता से बचाने के लिए लोकतांत्रिक संगठन थे, जिसमें सभा, समिति और विदर्श ये तीन संस्थाएं थी जो राजा के ऊपर, राजा की निरंकुशता के ऊपर एक तरह से अंकुश लगाती थी। जनपद की संपूर्ण जनता विश की सभा को समिति कहते थे। जनपद की जितनी भी विश यानी कहना चाहिए जनता थी उसकी सभा को समिति कहते थे। इसमें जन की कार्यवाही होती थी। जो भी मामले आते थे उनको यहीं पर निपटाया जाता था, उनको सुना जाता था। इसमें राजा और प्रजा समान रूप से उपस्थित होते थे। इसमें एकत्र हुए सभी व्यक्ति सब विचारणीय विषयों पर वाद विवाद करते थे। समिति में विभिन्न विषयों पर खुला वाद विवाद होता था। पक्ष विपक्ष सभी तरह के तर्क वितर्क किए जाते थे। राजा की बागडोर समिति के हाथ में होती थी। उसकी नाराजगी राजा की विपत्ति समझी जाती थी। अगर समिति राजा की किसी बात से नाराज है तो समझ लीजिए कि राजा को उनकी बात को मानना पड़ता था। राजा अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। आगे आज जो हमने देखा कि किस प्रकार से वैदिक काल के अंतर्गत जो है वो राजनीतिक व्यवस्था थी। साथ ही वैदिक काल के अंतर्गत जो चार वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनका अध्ययन किया। राजा का चुनाव कैसे किया जाता था। आगे हम उस समय की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति थी उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि वैदिक काल के अंतर्गत व्यवस्थाएं किस प्रकार की। थैंक यू।